So very good afternoon to all the participants today. एनजे के सारे पार्टनर्स का, इन्वेस्टर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एनजे में हमेशा हम लोग वेल्थ के बारे में बात करते हैं, बट लाइफ में वेल्थ कितनी भी हो, अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो सारी वेल्थ बेकार है। हमारी प्री कोविड जो लाइफस्टाइल थी उसमें काफ़ी हम लोग जंक फूड्स खाते थे, एरेटेड ड्रिंक्स लेते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे, हाई शुगर फूड्स खाते थे, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे। ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे काफ़ी लाइफस्टाइल डिसीजेस थे जो भारत में बढ़ गए थे, और उसमें से शायद से सबसे ज़्यादा डिसीज़ जो शायद हर घर में फैला हुआ है वो है डायबिटीज़। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये कोविड के टाइम पे भी हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हुआ है, हम लोग घर पर है, मूवमेंट कम हो गया है, काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट हो गए हैं, डाइट्स चेंज हो गई है, एक्सरसाइज जितनी कर रहे थे शायद उससे और कम हो गई है, और खाना बढ़ गया है जिसकी वजह से शायद थोड़ा वेट गेन हो गया है सभी लोगों का। तो आई एम extremely happy to have with us today Dr. Jagannath Dikshit, who is an expert on the subject of diabetes and weight loss. डॉक्टर दीक्षित आज हमें बताएंगे कि लॉकडाउन फेज में भी हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं और कैसे लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, ताकि डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें। दीक्षित साहब का मैं अगर इंट्रोडक्शन थोड़ा दूं तो लगभग 30 साल से ज़्यादा का सर का एक्सपीरियंस है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग के की शुरुआत साहब ने की है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं उनके ऊपर। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे दिन में 2 ही बार खाना खाते हैं। सर WHO के साथ कनेक्टेड हैं, यूनिसेफ के साथ कनेक्टेड हैं, कई अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो कनेक्टेड है, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ कनेक्टेड है। और पहले डॉक्टर दीक्षित साहब को लाने के पहले हमारे साथ एक और स्पेशल पर्सनैलिटी है आज। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो दीक्षित सर ने प्रिस्क्राइब की है उसको उन्होंने ना सिर्फ यूटिलाइज किया है बल्कि उससे उन्हें वंडरफुल रिजल्ट भी मिले हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा पूरे एनजे परिवार की ओर से हमारे सांसद फ्रॉम नवसारी श्री CR पाटिल जी का। नमस्ते सर। CR पाटिल जी 2009 से हमारे MP है, और इंडिया में हाईएस्ट मार्जिन से वो जीते हैं इस बार का 2019 का इलेक्शन। लोगों की सेवा में और काम के लिए CR पाटिल जी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम आई वुड इनवाइट CR पाटिल जी टू प्लीज शेयर हिज थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑन दिस सब्जेक्ट। ओवर टू यू सर। नमस्कार। विश्व सुप्रसिद्ध जगन्नाथ डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित साहब हमारे बीच में हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और बहुत दिनों के बाद मिलने के लिए जो आज का आयोजन किया है एनजे ने, तो मैं एनजे का परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे मेरा जब ओवरवेट चल रहा था तो रोज चिंता करते थे कि कैसे वजन कम किया जाए, मगर हर नुस्खा का प्रयोग करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो मैं बहुत उसके वजह से टेंशन में भी रहता था। लगता था क्या करें, कम खाना खाओ, कुछ भी करो, मगर वजन कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। मुझे ऐसे ही कभी किसी एक फ्लाइट में कोई एक सज्जन मिल गए, वो मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने बात करते करते हुए मुझे ये डाइट के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि मेरा पेट देखकर पहले उन्होंने कहा कि देखो, ये आपको पेट कम करना है तो ये शुरू करो। और पेट की बात आई तो मैंने सोचा चलो करना चाहिए। तो मैंने जैसे शुरू किया तो मुझे 8 दिन में ही इतने अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए कि मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। मैं 102 किलो पे था, मैं 86 पे पहुंच गया, और करीब 6 महीने के अंदर मुझे इतना रिजल्ट मिला। 4 बार तो मुझे नए कपड़े सिलवाने पड़े, मेरी तो और भी तैयारी थी, मगर वो वहां आके रुका। मगर इतना वजन, 16 किलो वजन कम करना कुछ छोटी बात नहीं थी। और उसके साथ एक विशेष रूप से एक बात ये थी कि इसके अंदर 2 टाइम खाना है, पेट भर के खाना है। कुछ कंडीशन है उनकी कि कैसा खाना है, उसको छोड़ के कोई भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है, कम खाने की आवश्यकता नहीं है। एक्सरसाइज भी जितना बताते हैं उतना कर सकते हैं, तो मैं तो उतना पूरा कर भी नहीं पाया था, फिर भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। उसी को आगे बढ़ाकर जब मैंने PM साहब मुझे पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उनको कहा कि मैंने डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित साहब का ये जो प्रयोग किया है उसका बहुत फायदा हुआ। तो उन्होंने पूरे सभी सांसदों को भी करने के लिए कार्यक्रम किया। उनके SP जी के जो अधिकारी है उन सबके साथ भी उन्होंने एक कार्यक्रम 3 दिन किया स्पाउस के साथ। और PMO के जो अधिकारी है, जो उनका ऑफिसर स्टाफ है,
उनका भी 2 दिन का कार्यक्रम वहाँ पीएमओ में आयोजित किया गया। सूरत में हमने कई जगह एनजीओ के साथ मिलकर करीब 2 कार्यक्रम किए, नवसारी में भी एक कार्यक्रम किया। तो इसके वजह से कई लोग जब मिलते हैं, तो मुझे मेरा पाँव छूते हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मैंने कहा आपको पाँव छूने हैं तो डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित साहब के पैर छू लीजिए, उन्हीं की वजह से बदौलत हुआ है, मेरे भी उन्हीं की वजह से मेरा भी इतना वज़न लॉस्ट हुआ है। और कई लोगों का शुगर था 400, 450। हमारे सामने एक डॉक्टर केतन पटेल रहते थे, उनका भी 400 शुगर रहता था। सर्जन है खुद, फिर भी वो शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, एज भी 45 के करीब थी। ये प्रयोग शुरू किया, तो उनका शुगर नॉर्मल हो गया, 150 के अंदर आ गया। उसके बाद उनकी वाइफ डॉक्टर है, उनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम था, तो वो भी दूर हो गया, उनको पता ही नहीं चला कि माइग्रेन क्या होता है। तो इस तरह से बहुत से लोगों के हमारे पास पूरा लिस्ट है। और हम एक कार्यक्रम भी कोरोना के बाद एक दिन डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित साहब को थैंक्स करने के लिए ऐसे जो बेनिफिशियरी है, उनका भी एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। तो इतना लंबा लिस्ट है और आज भी वो लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आज जो एनजीओ ने आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देते हुए मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित साहब को कहूँगा कि आप तो समर्पित हो और आप तो इस देश के अंदर जो शुगर के पेशेंट हैं या जो जिनको जो वज़न बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए तो आप मुझे लगता है कि एक भगवान जैसे हो कि कुछ भी नहीं करने के बावजूद इतना वज़न कम हो जाए पूरा खाने के बाद, ये नुस्खा तो कभी सोचा नहीं था। जो आपने उसके फ़ायदे बताए, कई डॉक्टर पहले कन्विंस नहीं होते थे, मगर आपने जब सेमिनार के बाद वो भी कन्विंस हो गए हैं और वो भी कई लोग करने लगते हैं। मेरा जो ब्लड शुगर या जो तो चेक करता है लैब वाले, वो डॉक्टर तो पहले मुझे पूछा कि इतना शुगर मेरा शुगर 93 हो गया, 115 में से 93 हो गया। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ऐसा 2 बार तो उन्होंने चेक किया, फिर मुझे पूछा और मुझे मेरा वेट कम कर देखते हुए उन्होंने उनको भी लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने खुद शुरू कर दिया। तो ये जो देखता है, तो मैं तो इसके लिए सबको रोक के भी बात करता हूँ कि ये जो डॉक्टर दीक्षित साहब का मोटो है, वो जो चाहते हैं कि देश में से शुगर के पेशेंट कम हो जाए और उसके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं, तो हम भी अगर उसका प्रचार करें, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इसके लिए मैं भी वो करने की कोशिश करता हूँ। मैं उनकी बात लेकर आगे बढ़ता हूँ और 100 लोगों को बहुत अच्छा उसका परिणाम जब मिलता है, तो दीक्षित साहब का वो आभार व्यक्त करते हैं। तो मैं फिर से डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ये जो आपकी ये मुहिम है, उसको बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए और जहाँ भी हमारी आवश्यकता है, तो हम आपके साथ हैं। हम मिलकर आपके साथ मिलकर जो लोगों को मदद कर पाएँगे, वो ज़रूर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों को भी, एनजीओ वाले दोनों पार्टनर हमारे दोस्त हैं, उनको भी उनका भी मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा एक दूसरा कार्यक्रम है अभी यही हमारी पार्टी का विधानसभा का वेबिनार, वो भी 4 बजे का ही है। इसके लिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मगर मैं बाद में डॉक्टर साहब से बात कर लूँगा। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। धन्यवाद। थैंक यू पाटिल सर, जी सर। दिल से एक्सपीरियंस शेयर किया और आई थिंक काफ़ी अच्छी स्टार्ट दी है आपने यहाँ पे। तो ओवर टू डॉक्टर साहब टू टेक द सेशन फॉरवर्ड। थैंक यू सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पाटिल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक लोकप्रिय सांसद तो है ही, लेकिन इस अभियान के प्रचारक भी है और ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही ये अभियान पूरे दुनिया में इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। उनको जो लाभ हुआ, वो हर व्यक्ति को बताते हैं और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि इतने बिज़ी होने के बावजूद, इतने एक सांसद होने के बावजूद जो भी उनको मिलता है, जिसका पेट बड़ा है, जिसका वजन बड़ा है, तो उनको ये बताते हुए कभी थकते नहीं, हमेशा बताते रहते हैं। और एनजे फंड्स का और मेरा तो काफ़ी अच्छा रिश्ता है बहुत दिनों से। नीरज भाई और जिग्नेश भाई दोनों के साथ हम सूरत में उन्होंने जो हम डायबिटीज़ रिवर्सल सेंटर चालू किया है सूरत में, उसके लिए उन्होंने तुरंत हमको जगह दे दी उनके ऑफ़िस के। दोनों इस डाइट प्लान को फ़ॉलो भी करते हैं, वो भी लोगों को बताते हैं।
तो मतलब ये सिर्फ आज का जो प्रोग्राम है, ये कोई इन्वेस्टर का कोई टॉक वो तो है, क्योंकि एनजे में मेरा भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। और मेरा इन्वेस्टमेंट जो देखते हैं वो अरुण सिंह जी हमारे बम्बई के, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने भी एक लेक्चर का ऑर्गेनाइजेशन संजय गोयलकर के साथ बम्बई में किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मेरे फैमिली में आया हूँ और फैमिली के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आज ये जो प्रोग्राम है, ये काफ़ी लोग हज़ारों की तादाद में इसको देखने वाले हैं। और मुझे यकीन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये व्याख्यान कोई सिर्फ जानकारी देने वाला व्याख्यान नहीं है। ये व्याख्यान सिर्फ कोई आपको एंटरटेन करने वाला व्याख्यान नहीं है। ये मैं बोलता हूँ कि ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। अगर इसको आप ठीक तरह से सुनेंगे, इसको समझेंगे और इसको अपने ज़िंदगी में इसका अनुसरण करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आप में से 100% लोगों को इसका लाभ मिलेगा। किसी को वज़न कम करना है, किसी का डायबिटीज़ है, वो रिवर्ट करना है, तो इसका ज़रूर उसको फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए ये समझ लीजिए कि ये किस प्रकार से करना है। तो मैं अब अभी मेरा प्रेज़ेंटेशन चालू करने वाला हूँ, और जैसा मेरी ऑर्गेनाइज़र के साथ बात हुई, तो एनजे के जो लोग हैं, जो सुनने वाले हैं, वो हिंदी समझते हैं ज़्यादा करके, लेकिन कुछ लोग साउथ इंडिया से भी होंगे या दूसरे एरियाज़ से होंगे जो अंग्रेज़ी जिनको ज़्यादा समझती है। इसलिए हमने ऐसा मिक्स बनाया है कि जिसमें मेरा जो पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है, वो अंग्रेज़ी में रहेगा, लेकिन बात मैं हिंदी में करूँगा। हो सकता है थोड़े से अंग्रेज़ी शब्द उसमें आएँगे, लेकिन मोस्टली मेरा ये व्याख्यान जो होगा हिंदी में होगा, लेकिन पावर पॉइंट इंग्लिश में होगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज के मेरे व्याख्यान का जो विषय है, कि मैं इसको डाइट प्लान नहीं कहता, इसको एक लाइफ़स्टाइल बोलता हूँ। ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, जिसकी वजह से आपका वज़न कम होगा, डायबिटीज़ प्रिवेंशन होगा, और मैं कुछ बातें ये कोरोना के सिलसिले में भी, कि इसमें आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो, ये भी आपको बताऊँगा। ये मेरा आज का व्याख्यान जो है, ये मेरे मेंटर प्रेरणा स्थान डॉक्टर श्रीकांत जिचकार को मैंने समर्पित किया है। मैं इस आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं आपको ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन समझाना चाहता हूँ, और कोरोना के सिलसिले में क्या आप ज़्यादा केयर करेंगे, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अब ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन क्या है? ये बहुत सिंपल है। हमने आपको बताया कि जब आपको कड़ी भूख लगती है, ऐसे 2 समय आप आइडेंटिफ़ाई करो और उस समय पे आप खाना खाओ। ये हमारी पहली सलाह है। दूसरी सलाह है कि खाना 55 मिनट के अंदर खत्म करो। 2 खानों के बीच में ऐसी कोई भी चीज़ मत खाओ जिससे इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम कीजिए और प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाइए। और खाने में मीठा जितना कम खाएँगे उतना सेहत के लिए अच्छा है। यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बिल्कुल मत खाइए, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है, तो भी आप शक्कर, गुड़, शुगर फ्री, शहद जितना कम खाएँगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस जीवन शैली में हमने आपको एक्सरसाइज के लिए भी बताया, वो है 45 मिनट में आपको 4.5 किलोमीटर चलना है। तो इसको हम बोलते हैं कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज आपको करना है। अब आप चल भी सकते हो, साइकिल भी चला सकते हो, स्विमिंग भी कर सकते हो, या कोई भी चीज़ इसमें से कोई भी लगे, लेकिन लगातार आपको 45 मिनट उसको करना है। अब ये जो डाइट प्लान है या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ये 3 टाइप के लोगों के लिए नहीं है, ये आप इसको समझ लीजिए ठीक तरह से। पहली बात है कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है। दूसरा, जो माताएं पेट से है या बच्चों को दूध पिलाती है, जब तक कि उनका बच्चा 9 महीने का नहीं होता, उनके लिए भी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है। और तीसरा जो है वो टाइप 1 डायबिटिक्स। अब डायबिटीज 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2।
और टाइप 1 का मतलब ये है कि जो डायबिटीज बचपन में डायग्नोस होता है, 12, 14, 15 साल की उम्र में डायग्नोस होता है, और इन बच्चों के शरीर में, इनके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या इंसुलिन बनता ही नहीं, तो डायबिटोलॉजिस्ट इनको बोलते हैं कि इनको अभी जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हैं, उनके लिए भी ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज के लिए इसका पक्का फायदा होगा, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको डायबिटीज 40 साल में, 45 साल में, 50 साल की एज में हुआ, और उस उम्र में हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप डायबिटीज, या इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो इनको जरूर फायदा होगा, लेकिन इनके लिए मेरी सूचना यह है कि अपने दिल से आप मेडिसिन डायबिटीज का बंद मत करो, कम मत करो। मैं 2 टेस्ट करने के लिए आपको कहूंगा, वो एक है HbA1c, दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन। ये 2 टेस्ट करो। इसकी रिपोर्ट मैं आपको 2 कोऑर्डिनेटर्स के मेरे नंबर देने वाला हूं इस प्रेजेंटेशन में। इनमें से किसी एक को आप ये रिपोर्ट भेजिए। अगर इन्होंने आपको कहा कि आप डाइट प्लान कीजिए, तो आप कीजिए, आपको इसका यकीनन फायदा होगा। और ये करते हुए आपके जो डायबिटोलॉजिस्ट है, इनसे भी आप बात कीजिए, इनसे भी सलाह कीजिए कि इसका, क्योंकि आपके डॉक्टर, हम और आप तीनों मिलके आपका डायबिटीज हमको रिवर्ट करना है। अब मैंने बताया कि आपको लाइफस्टाइल क्या है, कि कड़ी भूख लगती है तो वो 2 समय खाना खाओ, 55 मिनट में खाना खत्म करो, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, प्रोटीन थोड़ा बढ़ाओ, मीठा जितना कम करोगे सेहत के लिए अच्छा, और 45 मिनट में 4.5 किलोमीटर चलो। अब 2 खानों के बीच में भूख लगी तो क्या आप ले सकते हो? पहली चीज है पानी, दूसरा है घर में बनी हुई पतली छाछ। 2 चम्मच दही ले लो, इसमें 200 ml या 1 गिलास भर छाछ बना सकते हो। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तो इसमें आप नमक भी डाल सकते हो, सॉल्ट भी डाल सकते हो, लेकिन और कुछ उसमें डालना नहीं है। प्लेन ग्रीन टी चलेगा, ब्लैक टी चलेगा, कोई भी उसमें फ्लेवर ना हो। 25% दूध वाली पतली चाय भी आप ले सकते हो। किसी चीज में आपको शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं डालना है। नारियल पानी पी सकते हो, लेकिन इसकी मलाई नहीं खाना है। और दिन में मैक्सिमम आप 1 टोमेटो खा सकते हो। तो ये चीजें हमने आपको इसलिए परमिशन दिया है कि इन फूड आइटम से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता। जो हमने एक्सपेरिमेंट हमारे वॉलंटियर्स के ऊपर किए, उससे हमें पता चला कि इससे इंसुलिन सिक्रेशन नहीं होता है। लेकिन आपका एम क्या होना चाहिए? आपका एम होना चाहिए 2 बार खाना खाना है और बीच में पानी पीना, ये आपका एम होना चाहिए। अब ये सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि मैं कहता हूं कि कोई भी डाइट प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डाइट प्लान कुछ दिनों के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, इसमें डॉक्टर के पास सलाह लेना जाना पड़ता है, इसमें कोई मशीन खरीदना पड़ता है, इसमें कोई पाउडर वगैरह लाके खाना पड़ता है, और कुछ ये मत खाओ वो मत खाओ, इसकी बात काफी इसमें प्रॉब्लम होते हैं। तो आप उसको एंजॉय नहीं करते हो, और पूरी जिंदगी भर तो कर ही नहीं सकते, इसलिए वो सब डाइट प्लान फेल हो जाते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, इसकी विशेषता क्या है? पहले तो ये फ्री है, इसमें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें ना तो कोई डॉक्टर लगेगा, ना कोई एक्सपर्ट लगेगा। तीसरी चीज, इसमें कोई मशीन लाना नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है। और सबसे अहम बात है कि इस पे मैंने आपको एक भी चीज खाने से परहेज मैंने नहीं किया है। आपको जो भी आपको अच्छा लगता है खा सकते हो। सिर्फ अगर डायबिटीज है तो आपको मीठा नहीं खाना है, मीठे फल नहीं खाना है। इतना अगर छोड़ेंगे तो आपको जो भी खाना है, किसी को पाव वड़ा खाना है, किसी को पाव भाजी खाना है, पिज्जा खाना है, तो खा सकते हो। 2 खानों को जो मैंने टाइम दिया आपको, उसमें खा सकते हो। इसलिए क्या होता है कि ये आप खुशी से जिंदगी भर कर सकते हो। इसलिए ये डाइट प्लान नहीं रह जाता, ये लाइफस्टाइल बन जाती है, और ये इसकी विशेषता है, इसलिए लोग ये कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, इसको कोई सपोर्ट है क्या? इसको रिलीजन में, हमारे परंपरा में काफी सपोर्ट है। आयुर्वेद ने कहा द्वौ काल भुंजित, इसका मतलब है दिन में 2 बार खाना खाओ। जब आपको कड़ी भूख लगती है 2 बार खाना खाओ।
वेदों में लिखा है जो व्यक्ति दिन में 2 बार खाना खाएगा उसको उपवास का पुण्य मिलेगा। जैनिज्म में, जैन धर्म में लिखा है, उसमें कंसेप्ट है व्यासना नाम का। तो व्यासना का मतलब है बे आसन। तो बे आसन का मतलब है 2 बार बैठो, 2 बार खाना खाओ। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को कहा कि अगर आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो रात का खाना मत खाओ, दिन में एक ही बार खाना खाओ, क्योंकि वो तो योगी थे। महाभारत, रामायण हम कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ है। क्या लिखा है महाभारत में? महाभारत में लिखा है एक बार जो खाएगा उसको स्वास्थ्य मिलेगा, जो 2 बार खाएगा उसको शक्ति मिलेगी, जो 3 बार खाएगा उसको बीमारी मिलेगी, और जो 4 बार खाएगा वो यकीनन मरेगा। ऐसे लिखा है। और संतों ने हमको क्या सलाह दी है? अब ये जो मैंने कहावत इसमें लिखी है, वो मराठी में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में, गुजराती में भी है, काफी लैंग्वेजेस में है। जो 1 बार खाता है वो योगी, जो 2 बार खाता है वो है भोगी, हमारे जैसा, और जो 3 बार खाता है वो है रोगी। यानी कि जो मैं बता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, ये हमारे घर में, हमारे परंपरा में, संस्कृति में, हमारे धर्मों में, सभी जगह पे यही बात बताई गई है। लेकिन हम क्यों नहीं फॉलो कर सकते इसको? क्योंकि हम हमारे जुबान के लाचार हो गए, स्लेव हो गए हैं, गुलाम हो गए। हम क्यों खाते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कैलोरीज के लिए खाता हूँ, प्रोटीन के लिए खाता हूँ, विटामिन के लिए खाता हूँ, मिनरल्स के लिए खाता हूँ। मैं सही कारण बताऊंगा क्यों खाते हो। इसलिए खाते हो कि क्योंकि आपको खाने को मिलता है, इसलिए खाते हो। कभी बहुत बार भूख नहीं होती है, कोई आपको बोलता है कि मैंने ये लाया है, मिठाई लाई, खाओ, आप खाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता ये खाने का बाद में क्या होने वाला है। इसलिए जब हम ये गुलामी से बाहर आएंगे, तब हम अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जरूर जाना चालू करेंगे। ये कुछ पुरानी बातें मैंने कही, लेकिन नई नई बातें बताता हूँ। डॉक्टर मैटसन नाम का साइंटिस्ट है, उसने एक स्टडी की, मील फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग इन हेल्थ एंड डिसीज नाम का उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। क्या बोला उसने? कंक्लूजन क्या है? मैटसन बोलता है दुनिया में जो अभी प्रचलित है, क्या प्रचलित है? 3 बार खाना खाना और 1 बार नाश्ता करना। वो बोलता है उत्क्रांति से दृष्टि से देखेंगे तो ये अननेचुरल है, एबनॉर्मल है, बोलता है। ऐसा क्यों बोले? ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि जब इंसान दुनिया में आया, इस जमीन पर आया, तो पहले हम जंगल में रहते थे। और कितने साल रहे जंगल में? 6 लाख साल हम लोग जंगल में रहे। 10,000 सालों से पिछले हम जंगल के बाहर है, और उसमें 5,000 साल खेती करना हमको आता है। तो जब जंगल में रहते थे, जंगल में खाते थे, क्या करते थे? आज दूसरे जानवर को मार के खाते थे। अब दूसरे जानवर को मार के खाना है तो क्या आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की लग्जरी रहेगी? ये हो ही नहीं सकता। तो जब खेती करने लगे तो बहुत ज्यादा खाने को मिलना शुरू हो गया अभी, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम हमारे बढ़ गए। इसलिए इंसान के सेल्स और इंसान की बॉडी जो है, शरीर जो है, वो भूखा रहने के लिए बना है, बहुत ज्यादा खाने के लिए नहीं बना है। इसलिए दुनिया में जितने लोग भूखा रहने से मरते हैं, इससे 1000 गुना ज्यादा लोग गलत खाने से, ज्यादा खाने से मरते हैं। और ऑटोफैगी नाम की कॉन्सेप्ट 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला। किस चीज के लिए मिला? एक ऑटोफैगी नाम की कॉन्सेप्ट उसने बताई। इसका मतलब क्या है? उसने कहा अगर आप उपवास करोगे, फास्टिंग रखोगे, तो आपके शरीर के अच्छे सेल्स कैंसर सेल को खाएंगे। अब मैं क्या आपको कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 2 बार खाना खाओ। अब मैं 1 बजे खाता हूँ, 9 बजे खाता हूँ, तो रात को 9 बजे से सुबह दोपहर 1 बजे तक 16 घंटे का मेरा फास्ट है। कुछ लोग हैं जो सुबह 10 बजे खाते हैं, शाम को, रात को 8 बजे खाते हैं, उनका 10 घंटे यानी कि 14 घंटे का उनका फास्ट है ऑटोमेटिक। तो मैं जो कह रहा हूँ आपको, ये हमारे परंपरा में है, हमारे धर्मों में है, वेदों में है, आयुर्वेद में है। इतना ही नहीं, मॉडर्न मेडिसिन भी इसको सपोर्ट करता है। हमको भी हमारे दिल में अंदर मालूम है कि इतनी बार खाना अच्छा नहीं है। जब हम ये हमारे जुबान की लाचारी से निकल आएंगे, गुलामी से निकल आएंगे, तो हम अच्छे स्वास्थ्य की तरफ प्रगति करेंगे। अब दुनिया में काफी सारे डाइट प्लान है, काफी सारे लाइफस्टाइल है। लोग बोलते हैं ये करो, वो करो, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। मैं तो कहता हूँ कि आज के दुनिया में जो कंफ्यूज नहीं है वो एबनॉर्मल है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, अब पता नहीं चलता कि इसके ऊपर भरोसा रखे क्या उसके ऊपर रखे। तो मैं तो आपको बार बार कहूंगा कि डॉक्टर दीक्षित के ऊपर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भरोसा खुद के एक्सपीरियंस पे रखना चाहिए। आपका अनुभव क्या है, उसके ऊपर भरोसा रखिए। अब मैं जो बता रहा हूं आपको,
अगर ये 3 महीने आपने किया तो आपको 4 ऑब्जेक्टिव इफेक्ट इसके मिलेंगे। अब मैंने ऑब्जेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है? जिसको आप गिन सकते हो, मेजर कर सकते हो और लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि ऐसा सचमुच हुआ है। सब्जेक्टिव का मतलब है अच्छा लगा, फ्रेश लगा वगैरह, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो पहली चीज होगी आपका वजन कम होगा, जो वेइंग मशीन से आप दिखा सकते हो। दूसरा है आपका पेट कम होगा, सबको पेट कम करना है। तीसरा है आपका HbA1c यानी कि 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज कम होगा। और चौथा है आपका फास्टिंग इंसुलिन लेवल कम होगा। अब अगर ये 4 चीजें होती है किसी भी लाइफस्टाइल से, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, उसे कहना पड़ेगा कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो मैं कहता हूं कि आपको कोई भी लाइफस्टाइल करना है, करके देखो। ये 4 पैरामीटर्स गिन लो, फिर 3 महीने वो करो कि एक आध महीने में कुछ नहीं होने वाला। 3 महीने तो भी उसका ट्राई करना पड़ेगा। 3 महीने करो, फिर ये सब पैरामीटर देखो, आपको समझेगा कि सब कुछ बढ़ गया है। फिर जो मैं कह रहा हूं वो करो 3 महीने के लिए, फिर इसका मेजरमेंट करो, पता चलेगा सब कम हो गया। फिर अपना जो अनुभव है उसके ऊपर विश्वास करो और इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाओ। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब आते हैं कि ये थ्योरी क्या है, ये साइंस क्या है। तो अगर आप साइंस समझोगे इसके पीछे का, तो कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता, कोई आपको गलत रास्ते पर नहीं ले सकता। अब ये सिद्धांत बहुत सिंपल है। ये सिद्धांत है, आपको कह रहा है कि जब आपके खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है तो आप मोटे हो जाते हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब इंसुलिन एक हार्मोन है, एक संप्रेरक है, और आपके शरीर में पेट में लेफ्ट साइड को स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैंक्रियास। उस पैंक्रियास से ये निर्माण होता है। अब ये इंसुलिन निर्माण होने के 2 तरीके हमारे शरीर में हैं। एक को हम बोलते हैं बेसलाइन सिक्रीशन। इसका मतलब है कि 24 घंटे आपके पैंक्रियास में से थोड़ा 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 इंसुलिन 24 घंटे निकलते रहेगा। ये कितना निकलता है? तो लगभग 18 से 32 यूनिट तक ये निकलता है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसको चालू करना या बंद करना आपके हाथ में नहीं है, ये अपने आप चलता है। ये आपको जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, यानी इसको आप कुछ नहीं कर सकते। ये 18 से 32 यूनिट आने वाला है। अब इंसुलिन निर्मित का दूसरा तरीका है, जब भी आप कुछ खाओगे तो इंसुलिन बनेगा। हर बार खाओगे तो इंसुलिन बनेगा। अब एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि जितना इंसुलिन आपको दिन भर में लगता है उसका 50% आपने बेसलाइन तरीके से मिलना चाहिए आपको, और 50% आपने खाने की वजह से बनाना चाहिए। यानी अगर 18 से 32 यूनिट आपका बेसलाइन है तो 18 से 32 यूनिट आपने खाना खाने से बनाना चाहिए। अब जो इंसुलिन आप खाना खाने से बनाते हैं उसकी विशेषता समझ लीजिए। इसकी पहली विशेषता है कि हर व्यक्ति में जब वो खाएगा एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाएगा, और ये विशिष्ट मात्रा हर एक की अलग अलग है। यानी कोई 2 यूनिट बनाएगा, कोई 4 बनाएगा, कोई 15 बनाएगा, कोई 20 बनाएगा। यानी कि मैंने अगर 4 लोगों को एक एक चपाती खाने को दी सेम वजन की, तो एक व्यक्ति 2 यूनिट बनाएगा, एक 4 यूनिट बनाएगा, एक 15 बनाएगा, एक 20 बनाएगा, अलग अलग। इसकी दूसरी विशेषता है कि जो व्यक्ति एक चपाती खाने से 5 यूनिट इंसुलिन बनाता है, वो 2 चपाती खाने से भी लगभग उतना ही इंसुलिन बनाता है। यानी ऐसा नहीं कि एक चपाती को 5 यूनिट, 2 चपाती को 10 यूनिट, 3 चपाती को 15 यूनिट, ऐसे नहीं होता है। तो एक विशेषता मैंने बताई कि हर व्यक्ति का ये अलग अलग मात्रा में इंसुलिन हर व्यक्ति बनाता है। दूसरा, जो खाना कम खाओ या ज्यादा उतना ही इंसुलिन लगभग बनता है। और तीसरी विशेषता है कि इंसुलिन सिक्रीशन इज ए साइक्लिकल प्रोसेस, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं है, साइक्लिकल है। तो 55 मिनट का उसका साइकिल है। 50 मिनट के लगभग वो ऊपर जाता है हाइट पर, नीचे नीचे आता है बाद में 2 घंटे 3 घंटे तक। तो इसलिए 55 घंटे में जब आपने इंसुलिन सिक्रीट कर लिया, उसके बाद में फिर से सिक्रीट करने के को 55 मिनट का टाइम लगता है। एक बार इंसुलिन निर्माण होने के बाद फिर से निर्माण होने के लिए 55 मिनट का समय लगता है। इसलिए हमने आपको डाइट प्लान में कहा है कि 55 मिनट में खाना खत्म कीजिए। तो ये मैंने आपको इंसुलिन सिक्रीशन के बारे में बताया। अब देखिए इंसुलिन का कार्य क्या है। हम कहते हैं कि इंसुलिन ये कॉन्जर्विंग हार्मोन है, ये शरीर में एनर्जी स्टोर करने वाला हार्मोन है।
अब देखिए कब बनता है, जब आप खाना खाते हो तब बनता है। इसका कारण ये है कि जब आप खाना खाते हो तो इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स खून में आते हैं, उनका इस्तेमाल करना, ये इंसुलिन का कार्य है। आप घर में खाना खाते हो तो 4, 5, 6, 7 फूड आइटम खाते हो। जब कोई मैरिज में जाते हो, शादी में जाते हो तो 50, 60 फूड आइटम खाते हो। लेकिन ये शरीर की विशेषता ये है कि आप 2 फूड आइटम खाओ या 200 खाओ, 100 ग्राम खाओ या 2 किलो खाओ, खाना खाने के बाद डाइजेशन जब होता है तो उसका रूपांतर सिर्फ 3 एंड प्रोडक्ट्स में होता है। कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड्स और फैट से बनता है फैटी एसिड। तो कुछ भी खाओ, कितना भी खाओ, डाइजेशन के बाद खून में आएगा ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड। अभी आपका जो शरीर है करोड़ों कोशिकाओं का बना है, सेल्स का बना हुआ है, और हर सेल को काम करने के लिए ऊर्जा लगती है, और पूरे सेल्स की जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उतने आपकी शरीर की डेली रिक्वायरमेंट है। तो ऑन एन एवरेज बोलते हैं कि आपको 2000 कैलोरीज ऊर्जा की जरूरत होती है। 2000 कैलोरीज की जरूरत आपको होती है। अब 2000 कैलोरीज एनर्जी आप कैसे पाते हो? तो एक आपके पास तरीका है कि आप ग्लूकोज जलाओ। तो 1 ग्राम ग्लूकोज जलाओगे तो 4 कैलोरीज मिलेगी। दूसरा तरीका है फैट जलाओ, फैटी एसिड। 1 ग्राम फैटी एसिड जलाओगे तो 9 कैलोरीज मिलती है। यानी कि ग्लूकोज की तुलना में अगर आप फैटी एसिड जलाते हो तो 2.25 गुना ऊर्जा मिलती है। इसलिए शरीर के सारे सेल्स को फैटी एसिड जलाना अच्छा लगता है। अब आप सोचोगे कि आपके खून में ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, और ये खून हर सेल के पास जाएगा। अब क्या होना चाहिए? बस सेल ने ग्लूकोज इस्तेमाल करना चाहिए, ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाना चाहिए, उसने यूज करना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर सेल के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। अब इसका मतलब क्या है? इंसुलिन रिसेप्टर का मतलब है एक लॉक है जिस अब ये इसका मतलब ये है कि आपके खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, फिर भी जब तक ये लॉक नहीं खुलेगा तब तक ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो देखिए कि इंसुलिन का पहला कार्य है रिसेप्टर के लॉक खोलना है और ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना, ये पहला कार्य होगा। अब ग्लूकोज सेल में चला गया, सेल्स ने यूज किया, उनका काम हो गया। लेकिन आपके खून में और ग्लूकोज बचा है, तो इसका क्या करेंगे? इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का रूपांतर, कन्वर्शन, इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन नाम के सब्सटेंस में होता है। वो आपके लिवर में स्टोर किया जाता है। कितना स्टोर किया जाता है? तो एडल्ट बॉडी में 100 ग्राम तक इसको स्टोर किया जा सकता है, अनलिमिटेड क्वांटिटी पे नहीं किया जा सकता। अब ग्लाइकोजन का पर्पस क्या है? देखो, जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठा आके ग्लाइकोजन बनता है, और 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरी मिलती है। 100 ग्राम ग्लाइकोजन से आपको 400 कैलोरी एनर्जी मिलती है। अब इसका पर्पस क्या है? देखिए, अगर आपने 9 बजे खाना खाया, अब खाना खाने के बाद जो आपके खून में ग्लूकोज आएगा वो इस्तेमाल होना चालू हो जाएगा। वो 6-7 घंटे उसका इस्तेमाल होगा। बाद में आपने अगर खाना नहीं खाया, आपके खाने का टाइम था लेकिन खाना नहीं मिला, आपने खाना नहीं खाया लेकिन आपका ब्रेन काम करेगा, किडनीज काम करेंगे, हार्ट काम करेगा, तो उनको एनर्जी चाहिए। ऐसे हालात में आपका शरीर आपके लिवर में से ग्लाइकोजन निकालेगा और आपको 400 कैलोरी एनर्जी सप्लाई करेगा। यानी कि नेचर ने प्रोविजन की है इमरजेंसी के लिए, कि जब भी आपको इस चीज की जरूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 2 काम हो गए आपके। पहला काम हो गया कि इंसुलिन रिसेप्टर के लॉक खोलना है और ग्लूकोज को सेल में पहुंचाना। दूसरा इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में करना, इसको स्टोर करके रखना। अब ध्यान से सुनिए, ये दोनों काम होने के बाद अगर आपके खून में और ग्लूकोज बचा है तो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कन्वर्शन इंसुलिन की वजह से फैटी एसिड में होता है और वो चर्बी के रूप में स्टोर किया जाता है। अब काफी लोगों के दिमाग में अभी पता चला होगा कि उनको लगता है वो घी नहीं खाते, तेल नहीं खाते, फिर भी मोटे कैसे हो गए? अब मोटा होने के लिए घी खाने की जरूरत नहीं है, चपाती खा के भी आप मोटा हो सकते हो। क्योंकि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे इंसुलिन है, जो आपके ग्लूकोज का कन्वर्शन फैटी एसिड में कर रहा है।
तो यहाँ तक सब लोग मेरे साथ आ गए। अब देखिए आप कितनी बार इंसुलिन बनाते हो, और ये जब इंसुलिन की लेवल देखो कितनी बार खाते हो। मॉर्निंग टी, सुबह चाय पिया, आधा चम्मच शक्कर डाला, नहीं शक्कर तो आपने आधी चम्मच डाली, लेकिन आपका इंसुलिन तो पूरा आ गया। ब्रेकफास्ट में आपने फ्रूट खाया, सैलड खाया, ओट्स खाया, कुछ भी खाया, हेल्दी अनहेल्दी जंक जो भी खाया, लेकिन इंसुलिन तो पूरा आ गया। चाय तो पीते ही रहते हम लोग, पता ही नहीं चलता कितनी बार चाय पीते हो। तो देखिए कितनी बार इंसुलिन बनाते हो। अभी इतनी बार इंसुलिन अगर बनेगा तो आपके खून में इंसुलिन की लेवल बढ़ेगी, और इंसुलिन की लेवल जब बढ़ती है तो शरीर ऊर्जा के लिए हमेशा ग्लूकोज इस्तेमाल करेगा। अभी इंसुलिन लेवल बढ़ने का इसको हम तांत्रिक भाषा में बोलते हैं हाइपर इंसुलिनेमिया। और अगर आप गूगल पे जाओगे, इसको डालोगे हाइपर इंसुलिनेमिया, तो आपको पता चलेगा कि इतने रिसर्च पेपर्स है और सभी बोलते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वजन बढ़ता है, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और सबसे भयंकर क्या होता है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब देख लिए क्या है, कि कोई व्यक्ति है कि जिसका जो हर बार खाता है तो 5 यूनिट इंसुलिन बनाता है। अब मैंने कहा आपको कि उत्क्रांति में अगर देखेंगे तो हमारा शरीर भूखा रहने के लिए बना है। हमारे सेल का एक्सपेक्टेशन क्या है, जब खाना खाएंगे तो इंसुलिन आना चाहिए, और जब काम हो जाएगा तो फिर 0 लेवल पे जाना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा है। अब समझो कि ये व्यक्ति 5 यूनिट इंसुलिन हर टाइम बनाता था, लेकिन इसने बार बार खा के इसका इंसुलिन लेवल बढ़ा के रखा है। अब ये बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल सेल्स को टॉलरेट नहीं होता, सेल्स उसको अपोज करते हैं। क्या करते हैं अपोज होने से, अब उनका शेप बदल देते हैं। शेप बदलने से रिसेप्टर का भी शेप बदलता है, फिर उससे क्या होता है, इंसुलिन अभी काम नहीं कर सकता, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकती। अब ये आदमी खाएगा तो 5 यूनिट इंसुलिन आएगा, खून में ग्लूकोज भी आ गया, लेकिन अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, 5 यूनिट से काम नहीं चलता है, तो अब ब्रेन बोलता है कि भाई इसका 5 से काम नहीं हो रहा है, इसको 5 का बढ़ा के 10 कर दो अभी। तो फिर ये आदमी हर टाइम 10 यूनिट इंसुलिन बनाना चालू कर देता है। कुछ महीनों के बाद 15, कुछ महीनों के बाद 20, 25, 30, ऐसे करते करते एक हालत ऐसी आ जाती है कि उसके खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, बहुत ज्यादा इंसुलिन है, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता, खून में ट्रैप हो जाता है और पेशाब में से निकलना चालू हो जाता है, और अब शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, तो उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए वो क्या करता है, आपके मसल्स यानी कि प्रोटीन जलाना चालू कर देता है। आमतौर पे कभी भी शरीर आपका प्रोटीन या मसल्स कभी यूज नहीं करेगा ऊर्जा के लिए, क्या करेगा, पहले ग्लूकोज यूज करेगा, लेकिन नहीं मिला तो क्या करेगा, तो फिर आपका वजन कम होता है, आपके मसल्स वेस्टिंग हो जाता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर खाली पेट आपका शुगर 300, खाना खाने के बाद 400, ऐसा कोई रीडिंग आता है, और फिर हम आपको टाइप 2 डायबिटीज का लेबल लगाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बार बार खाने से इंसुलिन लेवल बढ़ता है। इंसुलिन लेवल बढ़ने से आप पहले तो आपका वजन बढ़ता है, उसके बाद में आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, उसके बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इन सबके पीछे कारण क्या है, इनके पीछे कारण है इंसुलिन की लेवल बढ़ना। तो ये हमारी लाइफस्टाइल इसमें कैसे काम करती है। हमने क्या कहा कि इंसुलिन सिक्रीशन के जो एपिसोड है ये हमको सिर्फ 2 ही बार करना है। अब 2 ही बार करोगे तो इंसुलिन 2 ही बार आएगा, 2 ही बार आएगा तो आपके खून में का इंसुलिन की लेवल कम हो जाएगी। अब इंसुलिन की लेवल कम होती है तो सब उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। पहले तो आपके खून में का ग्लूकोज इस्तेमाल होगा, फिर भी आपने नहीं खाया तो शरीर लीवर में से ग्लाइकोजन निकालेगा, उसको ब्रेक डाउन करके खाएगा। उसके बाद में फिर भी नहीं खाया तो क्या करेगा, जहां कहां आपके शरीर में फैट जमा हुआ है उसको बाहर निकाल के जलाने का काम करेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो आपका डायबिटीज भी पोस्टपोन होगा, रिवर्सल भी आपका चालू होगा। तो कहने का मतलब है, आपको अगर कोई बीमारी का कारण इंसुलिन के लेवल बढ़ना है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इंसुलिन के लेवल कम करो। और इंसुलिन के लेवल कम करना है तो क्या करोगे, कल से कम खाओगे या कम बार खाओगे। मुझे यकीन है कि सब लोग बोलेंगे कि कम बार खाना ये हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि कम भी खाया ज्यादा भी खाया तो इंसुलिन उतना ही आने वाला है। इसलिए यहां तक सब लोग मेरे साथ आ गए कि ये इंसुलिन है, इंसुलिन की बढ़ी हुई लेवल से सब प्रॉब्लम होते हैं, और इसलिए हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए इंसुलिन की लेवल कम करना। और इंसुलिन की लेवल अगर कम करना है तो हमको खाने की फ्रीक्वेंसी कम करना है। तो आपको ये डाइट, अभी मेरा लाइफस्टाइल समझ में आ गया हो सकता है। अभी
कल से आप सब शुरू करेंगे, मुझे यकीन है। लेकिन आपको क्या क्या मुसीबतें आ सकती है, तो बाद में आपके सवाल होंगे तो पहले ही मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि सुबह की शक्कर की चाय कैसे छोड़े, ये हमारा वीकनेस है भारतीय लोगों का। तो मैं कहता हूं कि देखो, शुगर एडिक्टिव है, इसकी लत लगती है। आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसको बगैर शक्कर की चाय अच्छी लगती है, यानी कि उसको बगैर शक्कर की आदत, शक्कर की चाय पीने की आदत है। उसको गलती से आपने शक्कर की चाय दे दी तो क्या होता है, उसको नौशिया हो जाता है, बराबर है। तो आप जिसको, ये आपकी आदत आपकी भी जाएगी, इसको 8 दिन लगते हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि 8 दिन के लिए जगन्नाथ का व्रत करो। क्या करना है आपको, बगैर शक्कर की चाय पियो 8 दिन, गारंटी दूंगा 90 दिन आपको शक्कर की चाय अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोग बोलते हैं हमको चक्कर आएगा क्या, हम दिन भर काम करते रहते हैं। तो आपका वजन 65 से 70 किलो है, तो आपके शरीर में 13 किलो फैट है, 13 केजी चर्बी है। इसका मतलब है 1,20,000 कैलोरीज का स्टॉक है आपके पास। और अगर इतना स्टॉक है, आपको दिन में कितना लगता है, 2,000 कैलोरीज। यानी कि मेडिकली बोलेंगे तो 60 दिन आप कुछ भी ना खाओ, सिर्फ पानी पियो, तो भी मरोगे नहीं। ये मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। इसलिए ये सब झूठ है, साइकोलॉजिकल है। और 2 बार खाओगे ठीक तरह से तो ये वीकनेस गिडनेस का कोई सवाल नहीं आता। आप कहोगे ब्रेकफास्ट, एक्सपर्ट बोलते हैं बहुत सारे ब्रेकफास्ट करो नहीं तो ये होगा वो होगा। मैंने कहा आपको, आपका अनुभव क्या है आपका अनुभव क्या है कि अगर जब भूख नहीं है तो खाओगे तो इनडाइजेशन होता है, और भूख है तो भी नहीं खाया तो एसिडिटी होती है। ये आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं? ये कोई रॉकेट साइंस बोल रहा हूँ, ये तो डे टू डे एक्सपीरियंस है और सभी का है। तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट मत करो ऐसे नहीं कहा है। मैंने आपको ये कहा है कि जब कड़ी भूख लगती है 2 समय खाना खाओ। अगर आपको सुबह 8 बजे भूख लगती है 8 बजे खाओ, आप उसको ब्रेकफास्ट कहोगे, मैं उसको पहला खाना बोलता हूँ। इतना ही फर्क है। तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट आपको छोड़ने को नहीं कहा है, मैंने कहा है भूख लगे तो खाओ। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है एसिडिटी का, या एसिडिटी हम कैसा करेंगे इसको, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक्चुअली 30% सक्सेस स्टोरीज ये कैंपेन की जो है क्या बोलते हैं, हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपका भी जाएगा। पहले क्या करो, कड़ी भूख के 2 समय खाना खाओ। इतना भी अगर आपने किया तो 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम है, बीच में आप पानी अच्छा पियो। और अगर शुरुआत में आपको हो सकता है 8-10 दिन आपको आपकी एसिडिटी की गोली लेना पड़ेगी, वो ले लो, लेकिन 2-3 महीने में आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं हमको दवा लेना पड़ता है, हम दवा कैसे लेंगे? तो कुछ महिलाएं हैं जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि थायरोक्सिन का मेडिसिन आप पहले खाली पेट जब उठोगे सुबह तो वही आपको लेना है। वो मेडिसिन वैसे ही लेते रहो, इस डाइट प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के मेडिसिन है हाइपरटेंशन के, इसके उसके, वो मेडिसिन मैंने आपको 55 मिनट का टाइम दिया 2 बार, डॉक्टर से बात करो, उसमें एडजस्ट करो। इसलिए मेडिसिन लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं फल कब खाएंगे, दूध कब पिएंगे। अभी देखो कि कुछ लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, उसमें विरुद्ध अन्न की कंसेप्ट है, शीत आहार गर्म आहार की कंसेप्ट है। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मैंने ये नहीं कहा कि आप सभी सभी खाओ। तो जो भी आप जिसमें विश्वास करते हो, मैं आपको सिर्फ फूड आइटम्स का सीक्वेंस बताता हूँ कि किस तरह से आपको खाना है। खाने की शुरुआत में आप फल खाओ या ड्राई फ्रूट खाओ या मिठाई खाओ, यानी स्वीट चीज पहले खाओ। अब पहले क्यों खाना है, इसके 2 फायदे। एक, मीठी चीजें डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है, इसलिए पहले खाओगे तो डाइजेशन अच्छा होगा। दूसरा फायदा यह है कि मीठी चीजों से सेटिस्फैक्शन जल्दी मिलता है। तो अगर आप मीठी चीज पहले खाओगे तो उस खाने में डेफिनेटली आधी चपाती आप कम खाओगे। तो खाने की शुरुआत आपको करना है ड्राई फ्रूट से, फल से या मीठी चीज से। उसके बाद में आपको लेना है एक बाउल, यानी कि 2 मुट्ठी भर के आपको सैलड खाना है। इसमें आप ककड़ी, टोमेटो, जो भी आपको अच्छा लगता है खा सकते हैं। उसके बाद में आपको एक बाउल स्प्राउट खाना है, मूंग मटकी जो भी अच्छा लगता है खाओ। अब इतना खाने के बाद जो भी भूख आपकी बचती है आगे, उसमें आपको चपाती, राइस, दाल, सब्जी जो भी खाना है खा सकते हो, और आखिर में आप दूध पी सकते हो। तो ये सीक्वेंस है। जरूरी नहीं कि हर चीज आप हर खाने में खाओ, लेकिन ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया। कुछ लोग बोलते हैं हमको चलने के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, इसका मतलब आपने कुछ सालों के बाद आपका आईसीयू में 15 दिन का बुकिंग करके रखा है। इस स्वास्थ्य के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा, कितना भी बिजी हो, लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं रही तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे।
कुछ लोग बोलते हैं अगर हमने डाइट प्लान बंद किया तो क्या होगा, क्या होने वाला है? फिर आपका वजन बढ़ेगा, फिर पेट बढ़ेगा, HbA1c फिर बढ़ेगा, क्योंकि ये डाइट प्लान है ही नहीं, ये लाइफस्टाइल है। 3 महीने मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है, और जब फायदा दिखेगा तो इसको लाइफस्टाइल बनाओ, ऐसे मैंने कहा है। तो काफी सारे सवालों का मैंने आपके जवाब दिया है। अब इसके क्या नतीजे हमको मिले हैं आज तक? काफी रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए। ये एक हमको मिला कि इस डाइट प्लान से अगर आप फॉलो करोगे तो 6 महीने में लगभग 6.5 किलो आपका वेट लॉस होगा। 3 किलो भी हो सकता है, 45 किलो भी हो सकता है। तो ये रेंज है, लेकिन 6.5 किलो की अपेक्षा कर सकते हो। पेट कम होगा 3.5 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज, रेंज 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की है। इसका पेपर पब्लिश हुआ। डायबिटीज प्रिवेंशन कैसे होता है? अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन कम होता है तो आपका डायबिटीज पोस्टपोन होता है। ये एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें फास्टिंग इंसुलिन 24 से लेके 5 तक है। ऐसे तो सैकड़ों स्टोरीज हमारे पास है। प्री डायबिटिक रिवर्सल होता है। 48 लोगों का हमने स्टडी किया। HbA1c इनका 5.7 to 6.4 था। 3 महीने में सभी के सभी लोग नॉन डायबिटिक हो गए। डायबिटीज रिवर्सल का भी पेपर पब्लिश हो गया। प्रोफेसर श्याम हमारा लातूर के हैं, उनको डायबिटीज हुआ। 10.1 HbA1c था। नॉर्मल लिमिट 5.6 है, इनका 10.1 था। वजन 86.5 किलो, पेट 42 इंच, शुगर 213 283 थी। 1 जनवरी 2017 में डायबिटीज हुआ। आगे 7.5 महीने में देखो क्या हुआ डाइट प्लान करने से। HbA1c 5.3 पे आ गया, 14 किलो वजन कम हो गया, 6.5 इंच पेट कम हो गया, और शुगर 87 और 120, यानी कि 7.5 महीने में प्रोफेसर श्याम नॉन डायबिटिक हो गए। और 16 अगस्त 2019 को हमने डायबिटीज फ्री लाइफ का दूसरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, और आज तक प्रोफेसर श्याम को कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रोफेसर वेणुकर है, ये मुंबई यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर है। 2002 से इनको डायबिटीज था, कभी भी कंट्रोल में नहीं था। फरवरी 2018 में मुझसे बात हुई। HbA1c 10.33 था, अनकंट्रोल डायबिटीज, और 5 मेडिसिन ले रहे थे डायबिटीज के लिए। और भारत के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट उनकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, फिर भी डायबिटीज अनकंट्रोल था। डाइट प्लान फॉलो करना चालू किया। नवंबर 2018 में विदाउट मेडिसिन सब मेडिसिन बंद हो गए। HbA1c 6.6 पे आ गया। कल परसों मेरी बात हो गई, अभी तक उनको कभी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। HbA1c कभी भी 6.5 के ऊपर नहीं गया। डॉक्टर वाड़वेकर ये कैंसर सर्जन है नासिक में। 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16, एक साल में इनका 16.5 किलो वजन कम हुआ, डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गए। अब 3 साल पहले की बात है, 3.5 साल पहले, अभी तक कोई भी गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ा। अभी डॉक्टर वाड़वेकर की स्टोरी है, डॉक्टर वेणुकर की स्टोरी है। ऐसे काफी स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी। इस स्लाइड में मैंने देखा है कि एक हमारा फेसबुक पेज है जिसका नाम है एफर्टलेस वेट लॉस। हमारी वेबसाइट भी है, इसमें आपको काफी सक्सेस स्टोरीज पढ़ने को मिलेगी, सैकड़ों, एक दो नहीं सैकड़ों। हर एक के फोटोग्राफ मिलेंगे, मोबाइल नंबर मिलेंगे, उनसे आप बात भी कर सकते हो। कुछ किताबें मैंने लिखी है इसके ऊपर। डायबिटीज रिवर्सल न्यू होप है, एफर्टलेस वेट लॉस एंड डायबिटीज प्रिवेंशन। इसके मराठी, हिंदी ट्रांसलेशन, गुजराती ट्रांसलेशन भी अभी 1-2 7-8 दिन में अवेलेबल होगा, लेकिन हिंदी भी है अवेलेबल। ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल सकता है। किंडल एडिशन भी इसके अवेलेबल है। एक किताब है डायबिटीज रिवर्सल न्यू होप, इसमें आपको काफी डायबिटीज रिवर्सल के स्टोरीज भी पढ़ने को मिलेंगे। फिर एक कैंपेन शुरू हुआ 2013 में, तो हमने सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल किया इसके लिए। मेरे साथ मेरे 105 कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं। आज भी मैं 2 लोगों के नाम आपको देने वाला हूं। इसमें डॉक्टर्स भी है, नॉन डॉक्टर्स भी है। हमारे 287 व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, और 41 देशों में से कई 70,000 से ज्यादा लोग हमारे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हमारा ट्रस्ट हमने बनाया है, एसोसिएशन फॉर डायबिटीज एंड ओबेसिटी रिवर्सल। इसका वेबसाइट का नाम है adortrust.org। इसको आप विजिट कर सकते हो, ज्यादा जानकारी मिलेगी। ईमेल एड्रेस भी मैंने दिया है। अभी हाल में हम 22,000 से ज्यादा डायबिटिक्स और 16,000 से ज्यादा प्री डायबिटिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा ऐप भी कुछ दिनों में लॉन्च होने वाला है। हमने डायबिटीज रिवर्सल सेंटर चालू किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि एनजे फंड्स के साथ हमने सूरत में एक बनाया है। ऐसे 13 सेंटर्स पूरे इंडिया में है। मडगांव में है, बेलगांव में है,
सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, औरंगाबाद, ठाणे, कल्याण, पुणे, काफी जगहों पे है। और हमारा एक्सपीरियंस क्या है, इसमें हमारे साथ 20 फिजिशियंस और डायबिटोलॉजिस्ट हमारे साथ कार्य करते हैं और हमको फ्री कंसल्टिंग देते हैं, फ्री सर्विस देते हैं, हफ्ते में 4 घंटे, 3 घंटे। क्योंकि ये अभियान पूरा फ्री है, इसमें कोई किसी से पैसे नहीं लेता। ये डॉक्टर्स भी हमारे लिए फ्री काम करते हैं। और अभी तक जो पिछले साल में हमने 3000 पेशेंट इसमें रजिस्टर हुए, उसमें लगभग 700 पेशेंट का मेडिसिन हम लोग बंद कर सके। अब देखो, डायबिटीज में 700 लोगों का मेडिसिन बंद होना कोई सिंपल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 20% लोगों का मेडिसिन कम होना कोई आसान बात नहीं है। तो ये डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में होने वाली ये क्रांति है, ये आप समझ लीजिए। और आपको खुशी होनी चाहिए कि इसकी शुरुआत भारत में हुई है। इसके ऊपर रिसर्च भी चालू है, हमारा मल्टी सेंट्रिक एक रिसर्च चालू है। इसकी एक ट्रायल यूके में भी रजिस्टर हो रही है। अब जब हमने काम किया, जब कुछ मेरे सुनने वाले कोई डॉक्टर्स भी होंगे, डायबिटोलॉजिस्ट भी होंगे, एजुकेटेड लोग हैं सब, तो हमको क्या इसमें से सीखने को मिला कैंपेन में से? तो पहली बात हमको जो सीखने को मिली ये है कि 40 के बाद जब हम बोलते हैं कि स्क्रीन कर लो डायबिटीज के लिए, तो क्या करते हैं? ब्लड शुगर करते हैं। अब ब्लड शुगर करने को जाते हो तो क्या करते हो? आज कम खाते हो या मीठा तो बिल्कुल नहीं खाते हो, तो डरते हो कि कहीं डायबिटीज निकल जाएगा। तो अगर उसकी जगह पे हमने एचबीएवनसी किया तो क्या होता है? हम 30% ज्यादा लोगों को प्री डायबिटिक बोल के डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने आज कम खाया तो कल का शुगर आपका ठीक आ सकता है, लेकिन एचबीएवनसी करोगे तो 2 महीने पहले जो आपने मिठाई खाई वो भी उसमें दिखती है। तो इसलिए एचबीएवनसी करना जरूरी है, ये हमारी पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब किसी भी मरीज को डायबिटीज डायग्नोस होता है, हो सकता है उसकी शुगर 200 हो, 300 हो, 400 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुरंत उसको ट्रीटमेंट, मेडिसिन की बम्बार्डमेंट करना जरूरी नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी फिक्र क्या है कि बढ़े हुए शुगर से इसके कोई ऑर्गन डैमेज हुआ है क्या, ये देखना जरूरी है। कि इसके किडनी को कोई डैमेज हुआ है क्या, इसके आंखों को डैमेज हुआ है क्या, लीवर को डैमेज हुआ है क्या। तो हमारे सेंटर्स में क्या करते हैं हम लोग? हम इनकी टेस्ट करते हैं कुछ, कि किडनी के लिए हम क्रिएटिनिन करेंगे, लीवर के लिए जीपीटी करेंगे, या अलग अलग टेस्ट है वो करते हैं। आंखों की चेक करते हैं कि रेटिनोपैथी कुछ है क्या। अगर कुछ डैमेज नहीं है तो इनको ये लाइफस्टाइल हम दे सकते हैं, भले उसका एचबीएवनसी 7 हो, 8 हो, 9 हो, ठीक है, गाइडलाइन कुछ भी बोले आपको, लेकिन गाइडलाइन तो यही बोलती है कि अगर उसका ऑर्गन डैमेज है तो डेफिनेटली उसको मेडिसिन देना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम डेफिनेटली एडवाइस कर सकते हैं। तीसरी बात है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे समय डायबिटीज वालों के मेडिसिन डॉक्टर्स उनके सिर्फ ब्लड शुगर देख के चेंज करते हैं, ये बहुत गलत है। एचबीएवनसी के साथ करना चाहिए, क्योंकि एचबीएवनसी से हमको 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज समझता है। और चौथी बात यह है कि डायबिटीज के लोग हाइपोग्लाइसीमिया से बहुत डरते हैं, यानी कि जब शुगर कम होगी तो मेरा क्या होगा। तो इसका एजुकेशन तो हर डायबिटोलॉजिस्ट ने उसके डायबिटीज के पेशेंट को देना चाहिए। हम तो कैंपेन में करते ही है कि ग्लूकोमीटर खरीदना जरूरी है। मैं बोलता हूं कि अगर आपके घर में गहना नहीं है तो चलेगा, लेकिन ग्लूकोमीटर जरूर होना चाहिए अगर आपको डायबिटीज है। और जब आपको ऐसा चक्कर आने जैसा लगे, या पसीना छूट जाए, या हाथ पैर कांपने लगे, उस समय आपका ग्लूकोज का रीडिंग ले लीजिए। अगर 80 के नीचे आया, हम कहते हैं आप मीठा खाओ। अगर बार बार होता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया इज ए गुड न्यूज। क्यों? तो बार बार अगर हाइपोग्लाइसीमिया एक विशिष्ट समय में होता है, तो इसका मतलब है कि आपको उसके पहले का डोज कम करना है मेडिसिन का। इसी तरह से आपका डायबिटीज रिवर्ट होने वाला है। तो ये कुछ इंसाइट्स, ये कुछ सीख हमको हमारे कैंपेन से मिली है। अब कुछ थोड़ी बातें आपको बताऊंगा मैं कोरोना के बारे में। आप मालूम है, कोविड ये बीमारी दिसंबर 2019 में पहले वुहान चाइना में शुरू हुई। एक इन्फेक्शन है कोरोना वायरस का। आपने ऐसा सीन कभी देखा नहीं होगा, इतने सारे एरोप्लेन्स लैंड होके। जैसे एरोप्लेन लैंड हुए, हम भी हमारे घर में लैंड हुए लॉकडाउन में। तो मुझे यकीन है कि धीरे ये जो बादल, हमारे संकट के बादल, ये निकल जाएंगे और फिर से हम फ्री लाइफ जीना चालू करेंगे। अब इसके लक्षण क्या है? अभी तो इतना इसके ऊपर एजुकेशन चालू है कि बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही है। इसमें बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ, घसे में दर्द वगैरह होता है। और 2 सिम्टम जो ऐड हो गए इसमें और है, वो है सांस, जो आप स्मेल का पता नहीं चलता,
और जो टेस्ट है उसका पता नहीं चलता। तो लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, ये एक ऐड हुआ है। ये कैसे एक दूसरे की तरफ जाता है? जब कोई बीमार है, वो खांसता है, छींकता है, जोर से बात करता है, तो जो तुषार निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसमें विषाणु होता है, वायरस होता है। वो अगर वो ड्रॉपलेट जो है वो आपके मुंह में चला जाएगा, नाक में चला जाएगा, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये ड्रॉपलेट कितना जा सकता है दूर? तो 1 मीटर तक जा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं कि 1 मीटर से दूर रहो। इसका कारण यही है। तो ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। वैसे अगर वैसी बीमारी होती तो वो 100 मीटर 200 मीटर कहीं भी जाएगा, जैसे हवा जाएगी वैसे जा सकता। लेकिन जब ये ड्रॉपलेट किसी सरफेस के ऊपर पड़ता है, प्लास्टिक के ऊपर पड़ता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ता है, जब आप लिफ्ट के दरवाजे खोलते हो तो वहां पे पड़ता है, और अगर उसी को दूसरे व्यक्ति ने हाथ लगाया और वो हाथ अगर उसने अपने चेहरे को लगाया, तो इसी प्रकार से भी उसका ट्रांसमिशन हो सकता है। तो आमतौर पे ये ड्रॉपलेट की वजह से आपको बीमारी फैलती है। कुछ लोग पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई लक्षण ही नहीं है और उससे हमको बीमारी हो? तो कहते हैं कि 100 लोगों में से जिनको इन्फेक्शन होता है, उसमें से 85% ऐसे होते हैं, 85% जिनको माइल्ड सिम्टम होते हैं। अब माइल्ड सिम्टम का मतलब है उनको पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ हुआ था, यानी कि सर्दी जुकाम जैसा कुछ हो जाएगा। अब क्या होता है कि इनको पता ही नहीं चलता कि ये बीमार है, तो ये कुछ प्रिकॉशन भी नहीं लेंगे और ये घूमते रहेंगे इधर उधर। तो हो सकता है कि ऐसे जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो घूमेंगे और सबको इन्फेक्शन करेंगे। यानी माइल्ड सिम्टम भी हुआ तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि राइट डाइट, सही खाना। और सही खाना क्या है? मैंने जो आपको बताया, 2 बार खाओ, सही खाना है वही। उसके बारे में थोड़ा आपको और बताऊंगा। एक्सरसाइज के बारे में भी बताऊंगा, अलग बात। एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, लॉकडाउन में भी आप कर सकते हो। एक्चुअली आपको ज्यादा टाइम मिलता है। घर में रहिए, अगर कोई बीमार है तो उसको घर में रहना चाहिए, ना खुद के लिए लेकिन लोगों के लिए भी। जो भी कोई शासन, गवर्नमेंट आपको बताता है ये काम ये करो, ये मत करो, तो उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए। फिजिकल डिस्टेंसिंग, आप कहीं भी बाहर जाओ तो कम से कम 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा कि ये ड्रॉपलेट का जो फिनोमेना है उसके लिए मैंने कहा। हैंड वॉश, ठीक है, बाजार में महंगे हैं, सैनिटाइजर भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप साबुन और पानी से भी हाथ धोएंगे अच्छी तरह से 40 सेकंड तक, तो भी वो अच्छी काम की चीज है। हर 2-3 घंटे ये काम आपको करना चाहिए। सैनिटाइजर आपको मिलता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी भी कोई बात नहीं है। और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अरे मास्क, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाजार में जाओ और खरीद के लाओ। आपका हैंकरचीफ है, रुमाल जो है, वो 3 लेयर बना के भी उसको बांध के आप काम चला सकते हो। 3 लेयर कॉटन मास्क घर में इस्तेमाल करो, जब बाहर जाओगे बाहर इस्तेमाल करो। एक आदमी मास्क इस्तेमाल करता है जिसको कोई बीमारी है, तो दूसरे को ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी 95% कम हो जाती है। और दोनों व्यक्ति इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी 98.5% कम होती है, यानी सिर्फ 1.5% रह जाती है। यानी जो सिंपल तरीके हैं, मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंस रखना, हाथ धोते रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई इसके लिए दवा नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो ये हमको करते रहना चाहिए। अब डाइट क्या है? मैंने कहा ये जो हम बोले आपको, हमने जो बोला है वो डाइट करते रहिए। बहुत लोग बोलते हैं हमको डायबिटीज है, तो हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, तो हम 2 बार खाएंगे तो ये होगा वो होगा, इम्यूनिटी कम हो गई। लेकिन एक्चुअली डायबिटीज के लोगों की इम्यूनिटी कम क्यों होती है, ये आपको मालूम है क्या? ये कम इसलिए होती है क्योंकि उनका डायबिटीज अनकंट्रोल होता है। जितनी शुगर लेवल ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी, उतना उनका इम्यूनिटी लेवल कम होता है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ लाइफस्टाइल, इससे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। अब ब्लड शुगर कंट्रोल होता है तो इम्यूनिटी अच्छी होगी। इसलिए ये डाइट प्लान, अगर डायबिटीज भी है तो आप करते रहिए। जितना भी हो सकता है फ्रेश फूड, ताजा खाना खाइए। वो पैकेज फूड जिसमें शक्कर ज्यादा होती है, नमक ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है, तेल ज्यादा होता है, वो मत खाओ। खाना खाने बैठोगे तो कैसा खाना खाना है, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था। ड्राई फ्रूट्स खाओ, फल खाओ, उसके बाद में सैलड खाओ, फिर स्प्राउट खाओ, फिर अपना दाल रोटी सब्जी चपाती खाओ सब, और बाद में दूध पी सकते हो। और जितना भी मीठा कम खाओगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये आपको डाइट प्लान, ये इस प्रकार से आपको खाना है। एक्सरसाइज का क्या है? अब लोग बोलते हैं हम घर में कैसा करेंगे, कोई क्या बात है। जैसा
एक जगह पे खड़े रह के भी आदमी भाग सकता है, स्किपिंग कर सकते हो, स्टेयरकेस के ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसा भी आपका फिटनेस है वो हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। घर में अगर स्टेशनरी साइकिल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे अडोर ट्रस्ट के जो जो हमारे कैंपेन की डॉक्टर रत्ना अष्टेकर मैडम है, उन्होंने और उनकी टीम ने वॉक वॉक एट होम विद डॉक्टर रत्ना एंड टीम ऐसे कुछ वीडियो बनाए। और आप अगर हमारे अडोर ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जिसका मैंने एड्रेस आपको दिया है, तो आपको काफी उसके वीडियोस मिलेंगे। उनके साथ आप ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो। यानी कोई मुश्किल बात नहीं, घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, टेरेस पे चल सकते हो। अगर आपके कॉलोनी में थोड़ी जगह है, जहाँ पे काफी बड़ी कॉलोनीज है, सोसाइटीज होती है आजकल, आप चल सकते हो। आपके मन का स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्दी माइंड से हेल्दी बॉडी बनती है। तो मौका है आपको, मेडिटेशन सीखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो शौक थे कुछ, जो आपने छोड़ दिए थे इस झंझट में, नौकरी के, इसके उसके, अब वो कीजिए। गाना सीखना है, गाना सीखिए। जो भी आपको अच्छा लगता था वो कीजिए, ये टाइम है। आपके मन को प्रगल्भ करने वाले किताब पढ़िए, पिक्चर देखिए, ड्रामा देखिए, कोई आर्ट सीखिए, कोई खेल सीखिए, ये टाइम है। तो इस प्रकार से आपके माइंड को भी आप स्वस्थ रख सकते हैं। ये मैंने से आपको बताया, मेरी आपसे उम्मीद क्या है। तो पहली बात फिर एक बार बताऊंगा कि मेरे ऊपर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर ओन एक्सपीरियंस। किसी का क्या हुआ इससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको क्या मिला इसके ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो बताया ये साइंस है, इसमें लॉजिक है, तो इसको करके देखिए। और अगर आपको फायदा होता है तो ये कीजिए, इसको लाइफस्टाइल बनाइए, कैंपेन में शरीक हो जाइए। जैसे बहुत सारे लोग, जैसे पाटिल साहब ने आपको बताया कि उनको फायदा हुआ, बताते रहते, आप भी बताइए। ये कैंपेन में आप लेक्चर भी ले सकते हो, आप एडमिन भी हमारे कोऑर्डिनेटर बन सकते हो। तो ये सब आपसे मेरी उम्मीद है। हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि भाई दुनिया में कहीं भी आपको टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा, तो सब डॉक्टर्स ने ये बोलना चाहिए कि आप पहले 3 महीने तक 2 बार खाना खाओ, 4.5 किलोमीटर चलो। आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आया तो हम आपको मेडिसिन देंगे, ये सबने बताना चाहिए। और दूसरा, दुनिया में से ये 2 बीमारी निकल जाना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये 2 नंबर आप इसको सेव करके रखिए, इसका फोटो निकाल के रखिए। ये मेरे 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं, निनाद राजवाड़े और स्मिता काड़े। आपको क्या करना है? 2 रिपोर्ट करना है, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन। HbA1c का मतलब मैंने कहा कि 3 महीने के एवरेज ब्लड ग्लूकोज, और दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन। ये 2 टेस्ट आपको करना है। ये टेस्ट करके इसका रिपोर्ट आपको दोनों में से किसी एक को भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर। ये नंबर व्हाट्सएप के, इनके ऊपर फोन नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे ये लोग? आपको डाइट प्लान का मैसेज भेजेंगे, जो मैंने इतना लेक्चर दिया इसका रूपांतर हमने एक मैसेज में किया है, वो आपको देंगे। आपको हमारे ग्रुप्स में ऐड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको डेली सक्सेस स्टोरी पढ़ने को मिलेगी, आपके सवाल आप पूछ सकोगे, गाइडेंस मिलते रहेगा। तो इस प्रकार से आप एक बड़े फैमिली का, ग्लोबल फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस अभियान में जुड़ेंगे। आप हमको अलग अलग प्रकार की मदद भी कर सकते हो। आप हमारे कोऑर्डिनेटर हो सकते हो, इसमें काम कर सकते हो, व्याख्यान आयोजित कर सकते हो। हमारे कोऑर्डिनेटर्स जाते हैं, कहीं भी जाते हैं व्याख्यान लेने के लिए। आप आर्थिक सहायता भी कर सकते हो, ये नंबर मैंने दिया है आपको। अगर आपको लगता है कि इस अच्छे काम के लिए मदद करना चाहिए, हम हमारे ट्रस्ट को ATG मिला हुआ है, आपको टैक्स बेनिफिट भी इससे मिल सकता है, तो वो भी मदद आप कर सकते हो। तो आपने ये सब ध्यान से सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने काफ़ी इजी लैंग्वेज के अंदर में इतने जटिल सब्जेक्ट को समझाया, और काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स भी लिए आपने, वेदों से लेके इंसुलिन तक सब समझा दिया लोगों को यहाँ पे। तो काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे पास जो आए हुए हैं अभी, जो काफ़ी लोगों की जिज्ञासा है कि पूछिए। जो आपने पूरा तरीका बताया है वो काफ़ी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, और कोई दवाई नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी, तो शायद लोगों को उस पर भरोसा जल्दी आता नहीं है।
सर आजकल बच्चे काफी इफेक्ट हो रहे हैं डायबिटीज से, उसका क्या कारण है और उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि आपने कहा कि ये डाइट प्लान बच्चों के लिए नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा। आपने 2 सवाल पूछे, एक तो डायबिटीज बच्चों में दिख रहा है। जी सर। तो बच्चों में जो डायबिटीज है उसको हम जो 10-12 साल में होता है वो हम उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। वो ज्यादा ओके जेनेटिक है। तो ओके उसका प्रमाण तो जितना है उतना है, लेकिन आज क्योंकि डायग्नोस्टिक मेथड्स हमारे पास ज्यादा अवेलेबल हो गए हैं, तो इसलिए डायग्नोसिस हमको लगता है कि ज्यादा अभी बच्चे हो रहे हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है, तो डायग्नोसिस ज्यादा हो रहा है। अब ओके दूसरी बात है कि ये बच्चों के लिए डाइट प्लान नहीं है क्या, तो मैंने कहा कि क्योंकि 18 साल तक मैंने कहा ये इसको नहीं करना है। लेकिन हमने क्या किया, ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा कि हमारे 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, ये अभी मोटे हो गए, इनको क्या करेंगे। तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया है बस स्कूल के बच्चों के लिए। उसमें हम क्या बोलते हैं कि आप 4 बार खाना खाओ। बड़े लोगों को 2 बार बोलते हैं, इनको बोलते हैं 4 बार खाओ 18 साल तक। मीठा कम खाओ, कोल्ड ड्रिंक कभी मत पियो, और मोबाइल पर फुटबॉल खेलना बंद करो, ग्राउंड पे जाके 1 घंटा खेलो। ये 4 हम उनको मैसेज देते हैं। ओके सर, काफी क्रेविंग्स होती है लोगों को। आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि भाई मीठा खाना बंद कर दो, लेकिन जो चीज की जितनी ज्यादा पाबंदी लगाओ उसकी क्रेविंग उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब। और उसका तकलीफ ये होता है कि रात को 12 बजे जाके लोग आइसक्रीम खाते हैं फिर क्रेविंग मिटाने के लिए। सही बात है। और अगर आप सूरत के हो तो फिर कोई बताने की बात नहीं है। तो क्योंकि सूरत में मैंने देखा है कि लोग किस प्रकार से खाते हैं। लेकिन देखिए, मैंने क्या कहा है आपको कि 2 बार टाइम दिया है 55 मिनट का, तो 2 बार आपको अगर खाना है तो आप उसमें खा सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। 2 खानों के बीच नहीं खाना है, 2 खानों के मतलब बीच 2 में नहीं बार में खाना अगर आइसक्रीम खाना है। हो तो खा सकते तो हैं लोग। खा सकते हो। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप खा सकते हो, डायबिटीज वालों ने नहीं खाना है। डायबिटीज वालों ने नहीं खाना, बाकी लोगों को कंट्रोल में रखना है, खा उसको सकते हो, पाबंदी रखना खा सकते हो। हाँ, जितना कम खाओगे सेहत के लिए अच्छा है मीठा। है। परफेक्ट सर। सर काफी लोग जो डायबिटिक होते हैं उन्हें कई बार रात को भी काफी भूख लगती है, तो 12 बजे उठ के कुछ भी खाना खाते हैं, अलग नहीं खाते नहीं, हैं, तो उसके अब लिए। इसमें क्या है मालूम। इसमें प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज के मरीज को एडवाइस क्या मिलती है डॉक्टर से, उसको एडवाइस ये मिलती है कि आप 3-4 घंटे के बाद खाते रहो, ये एडवाइस मिलता है। तो क्या होता है, जब बार बार खाओगे तो इंसुलिन बार बार बनता है, और इंसुलिन मेक्स यू हंग्री। इंसुलिन मेक्स यू हंग्री, तो बार बार खाओगे तो बार बार भूख लगेगी। दूसरी बात है कि डायबिटीज में पेशेंट में जो मेडिसिन हम देते हैं लोग, तो उससे शुगर लेवल अगर कम हो गया तो भी उनको खाना पड़ता है। तो इसलिए ये 2 कारणों से होता है। और 2 बार खाना खाते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिया होने के बाद हम तो डोज कम कर रहे हैं मेडिसिन का, तो उनको क्रेविंग नहीं होती बाद में फिर। तो ये शुरुआत में थोड़ा 10-15 दिन प्रॉब्लम हो सकता है शुरू में, हाँ, अगर तो डायबिटीज के लोग कर रहे हैं। प्रॉब्लम का मतलब है साइकोलॉजिकली थोड़ा सा होगा। ओके सर, आपने काफी स्ट्रेस दिया है 2 ही बार खाने के लिए, बाकी लेकिन बहुत सारे डाइटिशियन हैं जो बोलते हैं भाई 5 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन 5 बार खाओ, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, 11 बजे खाओ, 1 बजे खाओ, 3 बजे खाओ, 5 बजे खाओ। तो ये काफी नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है, मैं किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यही जी। बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मेरे ऊपर भरोसा मत रखो। ये तो 2 बार मैंने कहा, तीसरी बार अभी कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उनका सुना है, 5 बार खा के आपका वजन अगर कम हुआ, अच्छी बात है। आपका HbA1c देखो, फास्टिंग इंसुलिन देखो, पेट देखो, वजन देखो। अगर ये सब कम हो गया है 5 बार खाने से, तो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये होता नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि ये मैंने भी करके देखा है। मैंने काफी सारे डाइट प्लान करके देखे हैं। ये डॉक्टर जिस्कार जी का मैं लेक्चर सुना हूँ 2012 में, उसके पहले मैंने काफी डाइट प्लान किए, और उससे मुझे पता चला कि इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर करोगे तो 4 फायदे आपको मिलेंगे। वजन कम होगा, पेट कम होगा, HbA1c कम होगा, फास्टिंग इंसुलिन कम होगा। ये ऑब्जेक्टिव इफेक्ट है। अगर ये आपको मिलेंगे तो आप इसको करो। अगर आपको बार बार खाने से वो मिलता है तो वो करो। मेरा कुछ कहने का, मैं उसके कोई अपोजिशन में नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि बार बार खाने से ये कभी नहीं होगा, आप डायबिटीज की तरफ जाओगे। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करो, और 3 महीने में रिजल्ट देखो और उसको फॉलो करो। सर आपने बार बार कहा कि शुगर भी मत लो और जैगरी भी मत लो। काफी जगह हमने पढ़ा है ऐसा कि शुगर मत लो, लेकिन रिप्लेस शुगर विद जैगरी, या गुड़ से रिप्लेस कर दो, क्योंकि गुड़ नेचुरल है, गुड़ में शुगर जितने साइड ये इफेक्ट नहीं है।
ये जो मीठे के एडिक्ट लोग हैं, उस एक एडिक्ट ने दूसरे एडिक्ट को दी हुई सलाह है क्योंकि गुड़ कैसे बनता है और शक्कर कैसे बनती है, गन्ने के जूस से बनती है ना तो क्या फर्क है दोनों में? उसका जो रॉ मटेरियल एक ही है, दोनों में ग्लूकोज ही है ना, तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस करने की बात नहीं है, दोनों लगभग दोनों सेम ही है। तो गुड़ खाओ कि शक्कर खाओ, दोनों का इफेक्ट सेम ही होने वाला है। इफेक्ट सेम ही होने वाला है। सर, जो लोग लीन है, दुबले पतले हैं, जिन्हें वेट लॉस नहीं है या जिनको शुगर का भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको बराबर। ये फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब मैंने कहा कि ठीक है, किसका वजन ज्यादा नहीं है ठीक है, लेकिन 8.5% लोगों को भारत में डायबिटीज है। तो ये क्या इनको माँ बाप से मिला है क्या? नहीं, ये लाइफस्टाइल की वजह से मिला है। तो सभी को, वजन भी जिसको कम नहीं करना है उसको डायबिटीज प्रिवेंट तो करना ही है, सभी को करना है। इसलिए ये लाइफस्टाइल सभी ने करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। क्योंकि वेट लॉस का है, जिसका वजन नॉर्मल है इसका और कम नहीं होने वाला है। ये डाइट प्लान से उसका वजन एक हेल्दी लेवल पे आकर रुक जाता है, उसके बाद में नीचे नहीं जाएगा, तो कुछ फिक्र करने की बात नहीं है। राइट, ये भी सर एक क्वेश्चन काफी लोगों का आता है कि वेट लॉस करने जाते हैं तो क्या अभी वो सबको वो हीरो लोगों के क्या सिक्स पैक दिखते हैं, लेकिन अपना पेट कभी वो सिक्स पैक के पास पहुंच नहीं पाता, तो एक लेवल के बाद जाके वेट लॉस होना बंद हो जाता है सारी चीजें फॉलो नहीं, करने के बाद भी। तो एक आपको चीज बताऊंगा कि ये 6 पैक 8 पैक जो है ये अननेचुरल है, ये अननेचुरल है। आपने अभी कभी देखा है क्या कि किसी ने भी 6 पैक किया 8 पैक, किसी हीरो ने किया, 6 महीने के बाद उसको देखो आप, है क्या उसको 6 पैक 8 पैक? नहीं है, ये एबनॉर्मल है। आपका फिजिक कैसे होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ, लेक्चर में कहता हूँ, जैसे कि धर्मेंद्र का है, विनोद खन्ना का है, वैसा होना चाहिए कि आप फिट दिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके सब मसल दिख रहे इधर से उधर से, ये कोई नॉर्मल नहीं, बात नहीं। तो आप ये मत सोचो कि आपको कोई ऐसे बहुत मसल बनाना है, ये बात नहीं है। आपको फिट होना जरूरी है, हार्ट वाइज आप फिट होना चाहिए। यू शुड एंजॉय योर लाइफ। आजकल के सर लोग रणवीर सिंह के फैन ज्यादा है धर्मेंद्र के फैन कम है थोड़े अपने पास में। लेकिन वो फैन तो ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं इनको थोड़े सही बताते हैं बराबर बात। सर, मैंगोज डायबिटिक्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी गर्मी का सीजन है, सब जगह आमों की बहार लगी हुई है, तो ये काफी विडम्बना होती है सारे डायबिटीज वालों को कि मैंगो खाऊं कि नहीं खाऊं। तो मैं कहता हूँ कि अभी काफी कुछ ऐसे वीडियोस में देखता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंगोज बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग बोलते हैं फल खाने से आपका डायबिटीज रिवर्ट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। काफी कुछ लोग मुझे पूछते हैं। तो कैसा होता है कि फलों में फ्रुक्टोज नाम की शुगर है, तो मतलब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का मिक्सचर होता है, लेकिन डिफरेंट प्रोपोर्शंस में। अब कैसा होता है, ये ग्लूकोज जो है ये हमारे खून में रहती है, 95% ग्लूकोज खून में रहती है और इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए जब आप शक्कर खाओगे तो आपके खून में ग्लूकोज बढ़ेगी, लेकिन जब फल खाते हो तो उसमें फ्रुक्टोज होता है। तो फ्रुक्टोज क्या होती है, खून में नहीं रहती, वो डायरेक्टली लिवर में चली जाती है 90% से ज्यादा। अब क्या होता है कि वो फ्रुक्टोज चली जाती है लिवर में और उसका कन्वर्शन हो जाता है फैटी एसिड्स में, मतलब वो इस्तेमाल के लिए यूज ही नहीं होता है इधर। तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस उससे बढ़ता है, तो आपके खून में हो सकता है कि ग्लूकोज नहीं आएगी आम खाने के बाद, लेकिन वो आपको लिवर को डैमेज कर रही है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। इसलिए डायबिटीज जिनको है उनको मैंगोज या कोई भी, जैसे वाटरमेलन जैसे फल है मीठे, ये बिल्कुल नहीं खाना है। और मैं कहता हूँ कि आपका डायबिटीज रिवर्ट होने दो, बाद में धीरे धीरे थोड़ा खाना चालू करो, क्या प्रॉब्लम है? अभी तो 50 साल खाया, 2 साल मत खाओ। जितने भी ये मीठे वाले वाटरमेलन, चीकू, एप्पल, बनाना, ये कुछ भी नहीं खाना चाहिए उनको। ग्रेप्स नहीं खाना है। अब डायबिटीज ग्रेप के नहीं। लिए अभी आपने पूछा, इसलिए बोलता हूँ जी। कि जब मैंने डाइट प्लान जो बताया था, अब वही डाइट प्लान डायबिटीज वालों के लिए भी है, लेकिन उसमें जो एक प्रिकॉशन मैंने बोली कि खाना खाने के समय भी मीठा मत खाओ और मीठे फल मत खाओ। और दूसरा, 2 खानों के बीच में क्या ले सकते हैं डायबिटीज के लोग? पानी, पत्ती छाछ घर में बनाई हुई, और ब्लैक टी या ग्रीन टी। यानी कि डायबिटीज के लोगों को, जो बाकी वेट लॉस को मैंने और 3 फूड आइटम दिए हैं, एक है 25% दूध वाली चाय, नारियल पानी और टोमेटो। ये 3 फूड आइटम डायबिटीज वालों के लिए नहीं है, बाकी सब सेम ही है ओके। अभी सर लॉकडाउन में तो क्या है कि खाना बनाने के लिए सबने जाके, सबसे पहले जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सबने जाके मैगी के पैकेट उठा लिए, पास्ता के पैकेट उठा लिए, रेडी टू ईट मिक्स आजकल बहुत चलता है कि सीधा
वो पोहे आते हैं, उपमा आता है, गर्म पानी में डालो और मिलाओ और खा लो उसको। तो वो सब चीजों पे आपके क्या व्यू है सर? हाँ, अभी मेरा कहने का मतलब है कि जैसा रिफाइंड फूड्स है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पक्का है। ये मैदा है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। शक्कर ज्यादा अच्छी नहीं है, नमक ज्यादा अच्छा नहीं है, घी ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों ने ऐसे रेडी टू ईट खाने का शौक अपना ये किया है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने इस दौरान लॉकडाउन के, क्योंकि घर में काम वाली बाई नहीं आ रही है, खाना पकाने वाले नहीं आ रहे, तो लोगों ने खाना बनाना भी सीखा है। ये भी हमको हाईलाइट करना चाहिए कि उन्होंने राइट अपना खाना खुद बनाना सीखा है और वो हेल्दी खाना उन्होंने चालू भी कर दिया। तो मैं राइट। कहता अगर 2 बार खाओगे, 2 ही बार खा रहे हो, तो 2 खानों में आपने मैगी भी खाई या पिज्जा भी खाया, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मतलब कोई आपने डेली थोड़ा कोई मैगी नहीं खा सकता। ग्रीन लाइट दे दिया आपने यहाँ पे मैगी के चाहने वालों को भी। मतलब है रोज ओके। रोज खाओ ऐसे नहीं कहा है, लेकिन खाते हैं तो 2 खानों में लिया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक। राइट सर। सर एक ड्राई फास्टिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ में। सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और बेनिफिट या नुकसान क्या है? अच्छा हुआ कि आपने शुरुआत में भी जब मेरा परिचय करके दिया, तो उस जी समय भी सर। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे थे। तो शुरुआत में मैं इसको क्लेरिफाई करने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। कि कैसा है कि देखो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, वो आपको कहते हैं एक पॉपुलर पैटर्न है 16-8 वाला। इसमें कहते हैं कि 8 घंटे आप खाना खा सकते हो, 16 घंटे आपको फास्ट करना है। ये एक पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है जिसमें बोलते हैं कि 5 दिन आप खाना खा सकते हो, 2 दिन आपको फास्ट करना है। ऐसे अलग अलग पैटर्न है। अब जब वो बोलते हैं कि 16 घंटे आपको फास्ट करना है और 8 घंटे आप खा सकते हो, तो इनका एम्फेसिस है वो किसके ऊपर है? फास्टिंग के पीरियड के ऊपर है, जो टाइम गैप है उसके ऊपर है। अब ये क्या कहते हैं कि 8 घंटे में आप 4 बार भी खा सकते हो, 5 बार भी खा सकते हो, उसमें कोई इनका रेस्ट्रिक्शन बता रहा हूं। इसमें हमारा टाइम गैप का कोई एम्फेसिस नहीं है। मैं 1 बजे खाता हूँ, 9 बजे खाता हूँ, तो मेरा 8 घंटे का गैप है। कोई व्यक्ति 8 बजे खाएगा और रात में 8 बजे खाएगा, तो उसका 12 घंटे का गैप है। तो हमारे डाइट प्लान में टाइम गैप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कभी भी 2 बार खा सकते हो। हमारे इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? ईटिंग फ्रीक्वेंसी पर हमारा एम्फेसिस है कि 2 ही बार खाओ। अगर कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग करता है 16-8 वाला, लेकिन 8 घंटे में 4 बार खाना खाता है, तो उसका इंसुलिन ज्यादा बार सीक्रेट होगा, उसका वजन कम नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होगा। ये दोनों में मूलभूत फर्क है, इंटरमीडिएट फास्टिंग में और इस लाइफस्टाइल में। तो ये समझ लीजिए कि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप अगर कहना ही है तो कह सकते हो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये अच्छा तरीका है। इट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग। बट हम इसको कहते हैं, इसको लोग आजकल डॉक्टर दीक्षित डाइट बोलते हैं, मैं इसको जिस्कार डाइट बोलता हूँ। तो इसमें दोनों में ये फर्क है। मतलब सर 2 बार जो खाना है तो वो उसका अपना शेड्यूल फिक्स होना चाहिए या रोज का शेड्यूल अलग अलग हो सकता है? नहीं, कैसे होता है कि जैसे आपने कहा कि शुरुआत आपका में, 1 बजे और 9 बजे का है। हाँ, तो इसको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके, जब आप शुरू करोगे नया नया, तो इसको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ता है कि 2-4 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में आपको पता चलता है कि आपका भूख का समय क्या है, तो उस समय आप खाना खाने लगते हो। एक 15-20 मिनट आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा। अब होता कैसे है कि बहुत सारे लोगों को जब टाइम चेंज करते हैं तो एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल उसी समय खाएं। लेकिन अगर किसी को, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर 10 बजे का खाना 1 बजे भी खाए तो एसिडिटी नहीं होती उनको, तो ऐसे लोग टाइम बदला भी तो उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्योंकि 2 बार खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम की पाबंदी रखने से। टाइम कुछ अगर बदले भी तो भी चलेगा। अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो बिंदास आपको चेंज भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 बार खाना जरूरी है। ओके, तो सर ड्राई फास्टिंग पे आप कुछ बोल रहे थे, फिर हमारा दूसरे टॉपिक पे हाँ हमारी नहीं, बात शुरू। अब कैसा है कि फास्टिंग, अब जो ऑटोफैगी मैंने कंसेप्ट बताया कि ऑटोफैगी से आपको जो काफी लाभ होते हैं। अब लेकिन ये कोई, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि फास्टिंग कितने घंटे के बाद ऑटोफैगी शुरू होता है। तो ऑटोफैगी ये कोई ऐसा ऑन ऑफ बटन की कोई बात नहीं है। जब भी फास्टिंग होता है तो शरीर में क्या होता है कि आपके जो क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो जाते हैं और अच्छे सेल्स कैंसर सेल को खाना चालू कर देते हैं। तो इसको कोई ऐसा टाइम नहीं है कि 5 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद होगा। ये प्रोसेस है, ये चलते रहता है। तो ड्राई फास्टिंग भी मतलब है कि जो हमारे इसमें निर्जला निर्जला बोलते हैं, उपवास। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उसका फायदा भी होता है, एकादशी करते हैं लोग,
तो उसका भी कुछ फायदा होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हफ्ते में अगर आप एक दिन भी उपवास करोगे, यानी अगर ये 2 बार खा के 16 घंटे 14 घंटे का भी गैप आपका है, तो उससे भी आपको उतना ही फायदा मिलेगा। और ड्राई फास्टिंग अगर अगर आपको सीजन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर धूप है बहुत और उसमें आप अगर कर रहे हैं तो उसका शायद आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सॉल्ट और आपका पानी अगर कम हो गया तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये ड्राई फास्ट और वेट फास्ट में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ओके सर, ये अपना डाइट का पैटर्न चेंज करते हैं तो बाकी बीमारियों पे कुछ असर पड़ता है? जैसे कैंसर, जैसे आपने बोला कि कैंसर सेल को खाते हैं आप, अच्छे सेल कैंसर सेल को खाना शुरू करते हैं तो बीपी, कैंसर, ये सारी बीमारियों पे कुछ फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि कैसा होता है कि ये मैं बोलता हूँ कि ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो सभी के लिए काम करेगा। अब जैसा वजन बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब अगर आपने वजन कम किया, एक 15 किलो किसी ने वजन कम किया तो उसका बीपी कम हो जाएगा, बीपी की मेडिसिन चालू है बंद हो जाती है। बहुत सारे हमारे कैंपेन में हजारों महिलाएं हैं जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, उनका कहना है कि हमारा थायराइड का मेडिसिन का डोज कम हो गया, वो कम होता है। घुटनों का दर्द है, वजन इतना ज्यादा है तो घुटने में दर्द है, अब वजन कम हो गया तो घुटने का दर्द निकल जाता है, नींद अच्छे आना चालू हो जाता है। तो काफी सारे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने कैंसर को कहा, कैंसर प्रिवेंशन में भी इसका मदद हो सकती है। तो हमने इसके बाद सभी चीजों का स्टडी नहीं किया है, हमने तो वेट लॉस और डायबिटीज के बारे में ज्यादा स्टडी किया है, तो उसी के बारे में बोलते हैं। लेकिन ये साइड इफेक्ट्स, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में इसके फायदे होने वाले हैं। राइट सर, आज जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मुझे भी जानने को मिली कि डायबिटीज भी रिवर्सिबल है, क्योंकि इतने वर्षों में जितने फैमिली में लोगों को डायबिटीज हुआ है तो वो ऐसी एक धारणा है कि डायबिटीज हो जाता है तो हो जाता है, मतलब फिर वो जिंदगी भर चलता रहेगा, उसके इंजेक्शन लेते रहने पड़ेंगे, दवाई लेते रहने पड़ेगी। लेकिन आपने अपने केसेस भी बताया कि बहुत सारे केसेस में रिवर्सिबल हुआ है और रिवर्स हो जाता है, मतलब। यस, और मैंने जो आपको बताया कि हमारा जो फेसबुक पेज है एफर्टलेस वेट लॉस, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो सैकड़ों स्टोरीज मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, और उनसे आप बात भी कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड स्टोरी नहीं है, ये जेन्युइन स्टोरीज है, लोगों के खुद के एक्सपीरियंसेस है। तो उनसे आप बात भी कर सकते हो, बताएंगे कैसा हुआ। सूरत का हमारा जो डायबिटीज रिवर्सल सेंटर है, उसमें भी आपको लोग मिलेंगे कि जिनका डायबिटीज का मेडिसिन कम हो गया, जो कभी हुआ नहीं था जिंदगी में। तो ये होता है क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सॉल्यूशन लाइफस्टाइल इंप्रूव करना ही होना चाहिए ना, मेडिसिन थोड़ा ही हो सकता है। बहुत परफेक्ट आंसर दिया सर आपने कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का सॉल्यूशन लाइफस्टाइल चेंज करके है। तो सर बहुत मजा आया आपसे बात करने में, बहुत सीखने को मिला। और हमारे साथ कुछ 15,000 से ज्यादा लोग आज जुड़े हुए थे सर, फेसबुक पे और क्या बात है। यूट्यूब पे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतने खुले दिल के साथ ये काम किया है और आप ये जो सेवा कर रहे हैं सभी लोगों की इतने सेंटर्स पे। तो एनजे की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे पार्टनर्स की ओर से, इन्वेस्टर्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना बहुमूल्य टाइम भी हमारे साथ शेयर किया और इतने बढ़िया विचार आपके साथ शेयर किए। मैं आशा करता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसमें ज़्यादातर लोग आपके सुझाए हुए ये सिंपल, इजीली, मेडिसिन फ्री तरीकों को यूज़ करके अपनी लाइफस्टाइल सुधारे और बीमारियों को दूर कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका आभारी हूं, और मैं विनती करूंगा कि जो मैंने कोऑर्डिनेटर्स के नंबर दिए हैं, सभी से मेरी दरखास्त है कि आप कांटेक्ट कीजिए, हमारे अभियान में शामिल हो जाइए और ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस का अनुभव आप कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।